Hello, good day to all my friends, respected viewers, and dear students or learners. Chemistry Everyday Series. The topic today is colligative properties, but it is somewhat different than what we have to take up today. Today we should learn about inclusion of 1/2 factor I. So we shall learn where to use this 1/2 factor I and where is the need to use this 1/2 factor. तो 1/2 फैक्टर जिसको कि हम स्मॉल लेटर आई से बताते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, वो उसकी क्या जरूरत है और क्यों उसको हम इस्तेमाल करते हैं, और वो 1/2 फैक्टर किस बात पर आधारित है, ये समझने से पहले ये अच्छा होगा कि हम रिकॉल करें जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब देखिए शॉर्ट में तो वो इस प्रकार से है that colligative properties such as elevation in boiling point, depression in freezing point, or lowering of vapor pressure, etc. are concerned. It depends upon the number of particles present in the solution. अगर एक पार्टिकल है तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक मॉलिक्यूल है तो एक ही पार्टिकल कहा जाएगा, और किस प्रकार का पार्टिकल है, उसका नेचर क्या है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो सॉल्यूट्स जो कि आयोनाइज हो जाते हैं या डिसोशिएट हो जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अगर विलयन बनाया जाए तो वो एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, और इस प्रकार से एक से दो पार्टिकल बन जाते हैं। अतएव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमने फार्मूला बनाया है डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ एक्सेट्रा, वो भी उतना सही नहीं आता। इसीलिए हमको अनिवार्यता हुई है कि हम उसमें सुधार करें, और जैसा कि हम यहाँ पर विवरण दे रहे हैं, each molecule that dissolves yields only one dissolved solid molecules so long it remains undissociated. अगर वो डिसोशिएट नहीं होता तो एक का एक ही रहेगा, एक मॉलिक्यूल से एक पार्टिकल रहेगा। लेकिन जब वो डिसोशिएट हो जाएगा तो जैसा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, तो एक पार्टिकल से यद्यपि हमने एक पार्टिकल सल्यूट कर डाला है, लेकिन वो आयोनाइज होकर के एक से अधिक पार्टिकल बना देता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्यूशंस में ऐसे भी पार्टिकल हो सकते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड जब हम सॉलिड रूप में भी अगर हम विलयन में डिसॉल्व करते हैं, इट फॉर्म्स सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक पार्टिकल दो पार्टिकल में चेंज हो जाता है, और उसके अनुसार अगर हम कैलकुलेट करें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2 मोल आयंस kg पर वाटर, 2 मोल आयंस पर kg पर वाटर। तो 1.86 इसका ये kb का वैल्यू होता है, और उसको लगाएं तो इसका डेल्टा टी एफ 3.7 डिग्री सेल्सियस होता है। When the solution is actually prepared, its freezing point depression is measured. However, the value is 3.4 degrees Celsius. तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है और जो theoretical वैल्यू है उसमें फर्क आ जाता है। That's why it is very important to modify the equation. जो हमने डेल्टा टी एफ का समीकरण या इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनाया है, उस पर सुधार करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सुधार हो सकता है। डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी बी का थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अंतर आ जाता है, देयर इज अ डिफरेंस। जो थ्योरेटिकल वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बिल्कुल अलग होती है, और इससे ये पता चलता है
that suggests that the ions of the sodium chloride, अगर सोडियम क्लोराइड को एग्जाम्पल मानते हैं, सोडियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो इससे ये पता लगता है, चूंकि वैल्यूज में अंतर है, हम बड़ी आसानी से ये मेक आउट कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हुआ है सोडियम क्लोराइड. So depending upon the extent of dissociation, we need to improve our colligative properties, and that is delta TF or delta TB etc. हम इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विभिन्न प्रकार के यहाँ पर इस टेबल में दर्शाए गए हैं, जिससे पता लगता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू PREDICTED, थोड़ी सी स्पेलिंग की गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, बट यू हैव टू टेक केयर. So I predicted value or I measured value, experimental value और theoretical value. Predicted means theoretical value में फर्क होता है. और ग्लूकोज का तो ठीक है because it is a non-electrolyte, but in all other cases we find that there is a difference between the measured value and the predicted value. तो इस पर ध्यान रखते हुए हम आगे और कैलकुलेशंस सुधार कर सकते हैं. So, before getting into more details about Van 't Hoff factor, I consider that it would be worthwhile to be thankful to the German chemist, the Nobel laureate prize winning German chemist Jakob Heinrich Van 't Hoff, who has proposed this modification over the expression we have derived earlier so far as non-electrolytes are concerned, and I is therefore defined or is expressed as moles of the particles in solution divided by the moles of the formula units in dissolved. अब इस बात पर भी ध्यान देना होगा, इस सॉल्यूशन में सल्यूट की प्रकृति के अनुसार या तो पार्टिकल्स डिसोशिएट हो सकते हैं या एसोसिएट हो सकते हैं, यानी दो पार्टिकल्स मिलकर के एक पार्टिकल बन सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन. अब जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये एसिटिक एसिड का है. दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनाइट होकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देते हैं, और इसको हम बोलते हैं डाइमराइजेशन. अब इसमें भी चूंकि दो पार्टिकल मिलकर के एक पार्टिकल में चेंज हो गए, मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ हम निकालेंगे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो उसका जो है ये द एसोसिएट द विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू. जो वैल्यू होना चाहिए, कैलकुलेटेड वैल्यू होना चाहिए, उसका आधा होगा. The molar mass calculated based on delta TB and delta TF will therefore be twice the expected value. Such a molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value is called abnormal molar mass. अब molecular weight या molar mass अगर जो वैल्यू होना चाहिए उससे कम हो या ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं abnormal molar mass. अब I का उपयोग हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, और इसको कैलकुलेशंस के लिए हम निम्न फार्मूले को सुधारते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इन एक्सप्रेशंस को अनुसार हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट में आई का यूज इस प्रकार से है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई up into mole fractions N2 upon N1, delta TB I into KB into M, ये तो हमको मालूम है ही है. डेल्टा TF that is depression in freezing point, I से मल्टीप्लाई कर लिया. तो ये फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. इसमें भी हम I को N2 RT upon V से डिवाइड कर देते. तो इस प्रकार से ये फाइनल एक्सप्रेशन है, जिनको अगर हम ध्यान रखें और आई के बारे में हम समझ सके हैं, तो हम बड़ी आसानी से विभिन्न क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और उस पर आधारित क्वेश्चंस भी हम आसानी से निकाल सकते हैं. ओके. और फाइनली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपकी CBSE बुक में एक टेबल दिया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है.
अब इसमें देखिए इस टेबल में क्या दिया हुआ है, आई की वैल्यूज दी हुई हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, और ये आई की वैल्यूज सॉल्यूशन के सांद्रण पर किस प्रकार से निर्भर करती है ये भी यहाँ दर्शाया गया है। 0.1 m में वैल्यूज कुछ अलग है, 0.01 हो गया मतलब डाइल्यूट हो गया तो वैल्यूज क्या हो गई, वैल्यूज बढ़ गई। 1.94, 1.94, 1.53, 2.70, देखिए ये वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं। और 0.001 हो गया तो वैल्यूज, अगर सांद्रण 0.001 हो गया उसी सोल्यूशन का तो वैल्यूज और ज्यादा बढ़ गई। तो इस पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। मतलब डाइल्यूशन, जितना भी हम डाइल्यूट करेंगे सोल्यूशन को उतना ही उसका वांट ऑफ फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। और मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। जब बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो वो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने पर वांट ऑफ फैक्टर फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन differs. In each case, it is 2, 2, 2 for sodium chloride, potassium chloride, magnesium sulfate respectively. And finally, for potassium sulfate, क्योंकि यहाँ पर 3 आयंस बनते हैं, dilution it becomes one half factor as 3. तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, वन हाफ फैक्टर I का वैल्यू भी बढ़ता जाता है. It is a ratio. So this table 2.4 given in your CBSE book is also very important and it cannot be ignored. Okay.